Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. This is me, Hamid Khan, and you're watching my channel, Hamid Biologist. In today's video tutorial, we will talk about the alternation in hepatobiliary system. If you talk about hepatobiliary system, that what is hepatobiliary system? So basically, hepatobiliary system is a special system which consists of liver and bile duct. Bile duct और liver से related जितने भी abnormalities होती हैं उसको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक एब्सिस, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, हेपेटिक एब्सिस, कैंसर ऑफ लीवर, लीवर सिरोसिस, कोलिसिस्टेटस और एंड में हम कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेनक्रियाटाइटिस को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है और इसके नतीजे में जो पेनक्रियास होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अबाउट एक्यूट, सो एक्यूट वो पेनक्रियाटाइटिस होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें पेनक्रियास लेस देन 5 मंथ से कम ड्यूरेशन में पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और क्रोनिक मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को हम पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन को हम क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन वेरीज फ्रॉम मिल्ड एडीमा टू सीवियर हेमरेजिक निक्रोसिस। इन्फ्लेमेशन की जो डिग्री होती है वो मिल्ड एडीमा से सीवियर हेमरेजिक निक्रोसिस तक पहुंचती है। स्टार्टिंग में मिल्ड एडीमा होता है और उसका इख्तिताम हेमरेजिक निक्रोसिस यानी कि टिश्यू के अंदर ब्लड की हेमरेज होती है और इसके नतीजे में टिश्यू में इंजरी हो जाती है, जिसे हम हेमरेजिक निक्रोसिस कहते हैं। एग्जैक्ट कॉजेस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस रिमेन अननोन। पेनक्रियाटाइटिस की जो कॉज है, एग्जैक्ट कॉज वो अननोन है यानी कि इडियोपैथिक है, लेकिन सम टाइम अल्कोहल कंजम्पशन के साथ हो सकता है, ट्रॉमा के साथ हो सकता है, इन्फेक्शन डिजीज़ के साथ हो सकता है, ड्रग एडिक्शन से हो सकता है, बाइलियरी ट्रैक्ट डिजीज से हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट हु हैड सर्जरी ऑफ पेनक्रियाज, स्टमक, ड्यूडेनम और बाइलियरी ट्रैक्ट। उन पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जिन्होंने स्टमक, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम और बाइलियरी ट्रैक्ट का ऑपरेशन किया होता है। पैथोफिजियोलॉजी, द एंजाइम कैन नॉट फ्लो आउट ऑफ पेनक्रियाज। इसके नतीजे में एंजाइम्स आउटफ्लो नहीं होती, एंजाइम पेनक्रियाज से बाहर नहीं आता। बेसिकली कंसिडर ये लीवर है, इस लीवर से डक्ट निकलता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है और यहाँ से एक डक्ट को हम कहते हैं ये राइट हेपेटिक डक्ट होता है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है, ये आके नीचे ज्वाइन करते हैं कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ पे नीचे आते हैं पेनक्रियास, ये पेनक्रियास को भी ज्वाइन करता है। इस पेनक्रियास को जब ऊपर गॉल ब्लैडर यानी कि कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करता है तो इसे हम कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों को जोड़ता है, इस वजह से इसे हम हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। नाउ पेनक्रियास में दो किस्म के सेल पाए जाते हैं, एक को एंडोक्राइन और एक को एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन में मज़ीद 3 किस्म के सेल होते हैं जिसे हम अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा कहते हैं, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन सेल में बेसिकली एकिनर सेल पाए जाते हैं। वो एकिनर सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एकिनर सेल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसमें अमाइलेज, लाइपेस और इसके अलावा ट्रेप्सिन और कीमोट्रेप्सिन, ये स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ये ब्लॉक हो गया, तो इसके नतीजे में जो एकिनर सेल होंगे पेनक्रियास के जो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे वो एंजाइम प्रोड्यूस करते जाएंगे और वो पेनक्रियास के अंदर जमा होते जाएंगे। पेनक्रियास का जो डक्ट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और इसके नतीजे में एक ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसके साथ साथ एडीमा भी हो जाएगा, वो एंजाइम जो है जमा हो जाएंगे या स्टोन भी हो जाएगा और उसके टिश्यूज जो है स्कार हो जाएंगे। द पेनक्रियाटिक एंजाइम बिल्ड अप एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द डक्ट। जैसे कि आपको बताया कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पेनक्रियास के अंदर बढ़ते जाएंगे और पेनक्रियास के ऊपर प्रेशर बनेगा। द डक्ट रप्चर्स, जो डक्ट होगा जिसे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो डक्ट या तो रप्चर हो जाएगा जिसके नतीजे में एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और वो अपने ही पेनक्रियास के सेल को खाना शुरू कर देंगे, जिसे ऑटो डाइजेशन कहते हैं। इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, जो क्रोनिक पेनक्रियाटिक कंडीशन होता है, उसके नतीजे में द एंजाइम प्रोड्यूसिंग
टिश्यूज़ या सेल जिसे हम एक्टिनर सेल कहते हैं, उसके अंदर एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी कहते हैं सेल का साइज श्रिंक कर जाती है, सेल्स जो है फंक्शनल लेस हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, रिजल्टिंग इन द पेनक्रियाज बिकमिंग नेक्रोटिक, और उसके नतीजे में पेनक्रियाज के अंदर निक्रोसिस हो जाता है, पेनक्रियाज के टिश्यूज़ में इंजरी हो जाती है, और उसके साथ साथ पेनक्रियाज को जो ब्लड फ्लो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। नाउ मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, सीवियर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, एब्डोमिनल पेन होगा स्पेशली रिब्स के नीचे, लिफ्ट रिब्स के नीचे, और वो बैक साइड तक रेडिएट करेगा। पेन इज यूजुअली लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में अमूमन इसका पेन एसोसिएट होता है, लेकिन सम टाइम एपीगैस्ट्रिक रीजन में भी ये पेन पाया जाता है। जॉइंटिस, जॉइंटिस इसका मोस्ट मैनिफेस्टेशन है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इज जॉइंटिस, क्योंकि बाइल्स की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, लेकिन बाइल्स नीचे नहीं पहुंचेगा, इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा, और बाइल्स की अमाउंट जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगी, सीरम बाइल जो है वो ज़्यादा रहेगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सिटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, और इसके अलावा लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, स्पेशली अमाइलेज और लाइपेज, इस एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू एवेलुएटेड होती तो इसका मतलब होता है कि पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुकी है। लेकिन समटाइम इसका जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है वो बिलिरुबिन के टेस्ट भी किया जाता है। बिलिरुबिन के टेस्ट भी इंडिकेट करता है कि बाइलियरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है और नीचे बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन मोस्ट कॉमन में से पेनक्रियाटिक एंजाइम जैसे कि अमाइलेज टेस्ट आता है, सीरम अमाइलेज टेस्ट आता है, बिलिरुबिन टेस्ट आता है, और इंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, ये सारे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रियाटिस, पेशेंट को एनपीओ स्टेटस पे रखना है, नीड पर ओरल, और इसके साथ साथ एनजी ट्यूब को भी इंसर्ट करना है ताकि पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाए। अगर माउथ के जरिए पेशेंट को दोगे तो पेशेंट, क्योंकि नीचे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी होती है स्टमक के साइड पे, पेशेंट नोजिया वोमिटिंग वगैरह फील करेगा। इसके साथ साथ तो इस चीज़ को रोकने के लिए एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना ज़रूरी है, और पेशेंट को नीड पर ओरल स्टेटस में रखना है, एनपीओ स्टेटस में रखना है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी डिक्रीज करना ज़रूरी है, आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, बॉडी का फ्लूइड जो है बरकरार रहे। एनाल्जेसिक और एंटीस्पास्मोडिक्स, एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर को, और एंटीस्पास्मोडिक्स जब मसल्स के अंदर स्पाजम हो जाती है तो उसको कम करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक्स मेडिसिन देते हैं। ये प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है ताकि पेनक्रियास के अंदर जो पेन होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा इंटरल फीडिंग, जिसे हम ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं, वो 24 से 48 हॉर्स के अंदर अंदर ही एडमिनिस्टर करना है, अंदर अंदर ही इंसर्ट करना है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के फ़ौरन बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्यूब फीडिंग को इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वाई द जिजिनम के ज़रिए, टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ताकि इन जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उसको रिलीज़ होने से बचाया जा सके। इसके बाद पेशेंट को वो फ्लूइड देना है या वो डाइट देना है जो लो इन फैट और लो प्रोटीन में मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हाई फैट डाइट दोगे तो सीरम अमाइलेज एक्टिव होगा, लाइपेज एक्टिव होगा, और ये बेसिकली पेनक्रियास के एंजाइम्स हैं। द डाइट शुड आल्सो बी फ्री कैफिनेटेड, कैफीन से फ्री होनी चाहिए, और क्योंकि कैफीन हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं समटाइम्स उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पेनक्रियास अपना फंक्शन खो देता है, तो फिर ग्लूकोज की अमाउंट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होती, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी नहीं होती, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन भी नहीं होती, और पेनक्रियास का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसके बिग मेडिकल मैनेजमेंट थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए। नाउ नर्सिंग इंटरवेंशन, ये पोर्शन नर्सिस के लिए है कि क्या इंटरवेंशन है पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के साथ। सबसे पहले लोकेशन ऑफ पेन को आपने मालूम करना है, और इसके अलावा पेन को रिलीव करना है किसी भी तरीके से, पोजीशन चेंज करने से, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से, या कोई ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन देना है ताकि पेशेंट उस पर रिलीफ महसूस करे, एंटीस्पास्मोडिक देने हैं, और इसके अलावा एनाल्जेसिक देने हैं। अमूमन पेशेंट बेड पे होता है तो पेशेंट को बाथरूम की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को कम से कम जो है जिजिनम पोर्शन से निकाला जा सकता है।
तो पेशेंट्स जो हैं बाथरूम प्रिविलेजेस ये भी ज़रूरी है, पेशेंट को बेड रेस्ट देना है और इसके अलावा तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल नीड्स जो एंट्रल फीड होता है, जो जिजिनम के साथ लगा होता है, उसके ज़रिए न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड होता है उसको ऑल रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो आप दे रहे होते हो उसको क्लियरफुली या केयरफुली आपने मॉनिटर करना है और मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे देने हैं। और इसके अलावा पेशेंट को आपने जब डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद भी आपको बताना है पेशेंट को कि लो फैट, हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले आफ्टर डिस्चार्ज। अल्कोहल बेवरेजेस और फूड्स कंटेनिंग कैफीन आर नॉट अलाउड। पेशेंट को आपने मना करना है कि वो ऐसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए जिसमें अल्कोहल मौजूद हो और ऐसे फूड नहीं खाने जिसमें कैफीन मौजूद हो, क्योंकि ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेनक्रियाटिक एब्सेस को डिस्कस करेंगे।